नमस्कार, 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और दिल्ली में नीट पेपर लीक के खिलाफ 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा में अब घायल पुलिसकर्मियों के परिजन भी सामने आए हैं। इस प्रदर्शन में घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हिंसा वाले दिन का खौफनाक मंजर बयां किया है। उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से पुलिसकर्मी उग्र भीड़ का निशाना बने। एक घायल पुलिसकर्मी की बेटी ने यह बताया कि प्रदर्शन वाले दिन जब उनके पापा रात को वापस घर लौटे तो उनकी वर्दी खून से लथपथ थी। सिर में 4 टांके उनके लगे हुए थे। अगर हेलमेट नहीं होता तो उनकी जान भी जा सकती थी। उग्र प्रदर्शनकारियों पर ऐसे ही कई और भी आरोप लगाए गए हैं और ऐसे में 20 जुलाई को अराजक हुई भीड़ का सच जानना बेहद जरूरी है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। 20 जुलाई के जख्मों की कहानी। वो पक्ष जो कैमरे से दूर रहा, सुनिए कानून के रखवालों की पीड़ा। 20 जुलाई की रात, देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था। पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। खाकी के बच्चों का दर्द, अराजक भीड़ का सच। बीस जुलाई के जख्मों की कहानी। तो आखिरकार भीड़ हिंसा कैसे हुई, उसमें कौन लोग थे, और इसे लेकर के लगातार सवाल जो है वो शुरुआत से ही उठने लगे थे। और उसके बाद अब जिस तरीके से पुलिस वालों के परिवार वाले आकर के ये बात कर रहे हैं कि उनकी भी बात होनी चाहिए, तो आज उनकी भी बात करते हैं इस पूरे माहौल के साथ साथ। और इसे लेकर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए शैलेंद्र गुर्जर हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता राजकुमार शर्मा। हमारे साथ केजी त्यागी हैं, पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस के। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं योगेंद्र जोशी, पूर्व पुलिस अधिकारी। हमारे साथ में राहुल लाल भी हैं, आज की चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। और सबसे पहले शैलेंद्र गुर्जर साहब, शुरुआत से ही बीजेपी के नेता ये कह रहे थे, और राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ साहब, उन्होंने भी इसे लेकर के सवाल उठाए थे। क्या ये जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाली भीड़ है, इसमें प्रदर्शनकारियों के बीच में अराजक तत्व थे, जेंजीज के साथ कुछ ऐसे लोग थे जो हिंसा फैलाना चाह रहे थे? आज जिस तरीके से दिल्ली के अंदर पुलिस वालों के परिवार वालों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें इसी तरह के सवाल उठाएं कि आखिर उनकी भी बात होनी चाहिए। शैलेंद्र जी। हेमंत जी, देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हम सब सबसे पुरानी लोकतंत्र की परंपराओं को निभाते आए हैं, इसलिए हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहलाते हैं। और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को, वर्ग को, समाज समुदाय को अपनी बात रखने का, सरकार से मांग उठाने का अधिकार है। और वो प्रदर्शन और आंदोलन के जरिए शांतिपूर्वक अपनी मांग को उठा सकते हैं, जो उनको एक संविधान, भारत का संविधान भी उनको शक्तियां देता है। लेकिन आपने देखा, जब सीजीपी का आंदोलन, जो छात्र आंदोलन जारी था, 30 दिन तक बहुत शांतिपूर्वक वो आंदोलन चल रहा था। तब तक ना तो कोई ऐसी घटना हुई थी, ना पुलिस वालों ने कोई उन पर जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती की, ना छात्रों ने पुलिस के साथ कोई आगे बढ़ने की और झगड़ा करने की हिमाकत की। लेकिन आप देखिए, जब 20 जुलाई का आह्वान होता है और उस दौरान आपने देखा कि किस तरह से संसद भवन, जो कि देश की गरिमा का एक सबसे बड़ा मंदिर है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ी पंचायत है, जहां पर नीति निर्धारण होते हैं, देश के लोगों के लिए योजनाएं बनती हैं और नीतियां बनती हैं। और उसमें आपने देखा जो प्रदर्शन हुआ, उसमें जब पुलिस ने 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और वीडियो वायरल हुए थे, उनके क्लिप्स को देखा, तो उसमें देखा कि 2800 से अधिक व्यक्तियों को चिन्हित किया गया। उनमें से
1000 से अधिक व्यक्ति जिन पर हत्या के मुकदमे हैं, हत्या के प्रयास के मुकदमे हैं, लूट, डकैती, महिलाओं के साथ दुष्कर्म, अपराध, एनडीपीएस और छीना झपटी और चोरी के मुकदमे। आप बताइए, जब उन्होंने फेस रिकॉग्निशन के तकनीक के माध्यम से उनको पहचाना और जो पुलिस रिकॉर्ड था उससे उनका मिलान किया गया, तो 900-950 के आसपास ऐसे व्यक्ति थे जो असामाजिक तत्व थे, जो तो इसका मतलब तो इस भीड़ में बहुत बड़ी तादाद में असामाजिक तत्व, अराजक तत्व घुस गए, उन्होंने इस आंदोलन को कैप्चर कर लिया। राजकुमार जी, बिल्कुल हेमंत जी कह रहे हैं, बिल्कुल हेमंत जी, ठीक है राजकुमार जी, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, कैसे देखें आज पुलिस वालों के परिवार वाले भी सामने आए, कहा उनकी भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल हेमंत जी, बात होनी चाहिए, बात तो सबकी होनी चाहिए इस देश में। ये पूरा जुलाई महीना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण निकला है हमारे देश के लिए। किस तरीके से छात्र छात्राओं पर पैलेट गन चलाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, रबड़ गोलियां छोड़ी गई, आंसू गैस छोड़े गए, पानी के बौछारें मारी गई। असामाजिक तत्व जो मेरे बीजेपी के साथी कह रहे हैं कि घुस गए, सिविल ड्रेस में घुस गए, कौन थे, किसके थे, सरकार फेल हुई या नहीं हुई, खुफिया एजेंसियां फेल हुई या नहीं हुई, इतनी भीड़ कहां से आ गई, कैसे आ गई, क्या कर गई। और उसके अंदर फिर छात्र छात्राओं की भी चोटें लगी, आम जन को भी नुकसान हुआ, हिंदुस्तान की संपत्ति को भी नुकसान हुआ और पुलिस वालों की भी चोटें लगी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके चलते हुए देश के शिक्षा मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा। अब सब्जेक्ट आता है देश के गृह मंत्री का। ये जितना भी मुद्दा हुआ है इसका जवाब कौन देगा, अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। हेमंत जी, ये बार बार विपक्ष भी पूछा, छात्र भी पूछ रहे हैं और पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है, ये जो घटना घटी इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और इसका जवाब कौन देगा। लेकिन आप देख रहे हैं लगातार लोकसभा से देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गायब है और जब प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर नहीं मिलता है। और आज परिजनों ने भी, खाकी परिवार के परिजनों ने भी प्रश्न उठाए हैं, उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई है। अब उनकी व्यथा कौन सुनेगा। देश के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से अपील है, इस देश को अमन चैन शांति में रहने दीजिए। ठीक है, केजी त्यागी साहब, कैसे देख रहे हैं आप इसे, क्योंकि एक तरफ लगातार ये कहा जा रहा था कि बच्चों पर लाठीचार्ज पुलिस ने किया, चुन चुन करके बच्चों को पीटा, मारा। दूसरी तरफ आज जब पुलिस वालों के परिवार वाले सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पुलिस वालों पर भी हमले किए गए अराजक तत्वों की तरफ से। नमस्कार। देखिए, मैं आपको जो कानून के प्रोविजंस हैं, खासतौर से राइट में, अनलॉफुल असेंबली में जी, वो बड़े इम्पोर्टेंट है। हमारे कानून के प्रावधान जो हैं अनलॉफुल असेंबली को बिल्कुल और क्राइम के प्रोसीजर से अलग रूप में देखते हैं। इसमें जो अपोजिशन के लीडर ये जो बात कह रहे हैं कि जिम्मेदारी कौन लेगा, आपको पता होना चाहिए कि अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए कौन आदमी इन पावर है। नंबर 1, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो सेक्शन 148 है जो बीएनएस का, वो उनको एम्पावर करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। उसकी एब्सेंस में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को करता है ऑथराइज। और अगर किसी वजह से मौके पे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन नहीं है, द ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ द सब इंस्पेक्टर कैन यूज द फोर्स टू डिस्पर्स द क्राउड। पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं है। पुलिस काम करती है सीआरपीसी और संविधान के हिसाब से, क्योंकि जो भी हमारा काम होता है उसका केस होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है और उसके बाद वो कोर्ट में जाता है और ये देखा जाता है कि वास्तव में जो फोर्स है वो कितनी इस्तेमाल की गई, एप्रोप्रिएट की गई, डिसएप्रोप्रिएट की गई, और उसके हिसाब से कई बार पुलिस वालों के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन होता है। लेकिन भीड़ तंत्र में, भीड़ तंत्र का एक कॉमन ऑब्जेक्ट होता है और कॉमन ऑब्जेक्ट था हिंसा करना। और हिंसा को रोकने के लिए खासतौर से पार्लियामेंट में एसओपी बनाई गई हुई है कि किन किन सिचुएशन में लाठीचार्ज होगा। वहां पर 3 बैरिकेड लगाए जाते हैं संसद भवन की बाउंड्री से पहले, 1, 2 और 3। पहला बैरिकेड बिना डंडे के रोका जाता है, उसके बाद वाटर कैनन होता है, और अगर जो थर्ड कॉर्नर है विच इज वेरी क्लोज टू द पार्लियामेंट एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ द मिनिस्टर्स, वहां पे वहां के जो संसद सदस्य होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए अगर तीसरे कॉर्डन तक प्रोटेक्शन पहुंच जाते हैं तो फिर वहां लाठीचार्ज भी होगा, पैलेट गन भी चलेगी, और बहुत ज्यादा हिंसा हुई तो गोली भी चलेगी, क्योंकि ये कानून हमें ऑथराइज करता है। क्योंकि देखिए
लेकिन आप तो कानून लेके आए कि जी हाँ, मैं लेकर आया हूं। मैं अभी इस पर आगे आऊंगा। अभी एक मिनट सबका एक बार पूरा हो जाए कंप्लीट, उसके बाद में चर्चा को ओपन करेंगे। लेकिन जोशी साहब, आप इसे कैसे देख रहे हैं? केजी त्यागी साहब ने काफी कुछ क्लियर किया है। जो आरोप लग रहे हैं कि पुलिस वालों के साथ में षड्यंत्र पूर्वक जानबूझकर हमले हुए, मारपीट की गई, और इसके जवाब में अब फिर पुलिस ने एक्शन लिया। देखिए हेमंत साहब, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है भारत के अंदर। हमने 35 साल की नौकरी में इन चीजों को कई बार सहन किया है। मेरे भी कई जगह चोटें लगी हैं। बात यह है कि ये ऐसा होता क्यों है, इसके ऊपर कोई विचार नहीं कर रहा। आप देखिए, असेंबली इकट्ठी हो गई है, वो भी 1 महीने तक इकट्ठे बैठे हुए हैं, वो अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मैं देखता हूं सब जगह बिजली की समस्या हो तो पुलिस जाके पिटती है, पानी की समस्या हो तो पुलिस पिटेगी, गड्ढे की समस्या हो, सड़क की समस्या हो। अब बताइए, ये शिक्षा की समस्या थी तो शिक्षा की समस्या में पुलिस का क्या रोल है भाई? लेकिन बात नहीं करते हमारे राजनीतिक दलों के व्यक्ति, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। जो प्रदर्शनकारी है उनसे वार्ता कौन करेगा भाई? वार्ता नहीं करेंगे। और जब वार्ता नहीं करेंगे तो प्रदर्शन इकट्ठे हो गए, 20 तारीख का अल्टीमेटम दे दिया, क्या स्थिति काबू से बाहर निकल गई, और फिर क्या करते हैं? पुलिस टकराती है उनसे। और मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यह बदलना चाहिए, भारत में इस चीज को बदलना चाहिए। जिस विभाग से संबंधित व्यक्ति हो, उस विभाग का अधिकारी, उस विभाग का जो निर्णय लेने वाला, वहां सबसे पहले मौके पे पहुंचना चाहिए। सबसे पहले कौन जाता है? पुलिस जाती है वहां पंचायत करने। और पुलिस का तो काम है कानून व्यवस्था को बरकरार रखना सर। लेकिन अरे भाई, कानून व्यवस्था बरकरार रखना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो विभाग उस व्यवस्था को बिगाड़े वो विभाग तो वहां जिम्मेदारी नहीं ले। आप कह रहे हैं कि सबसे पहले शिक्षा विभाग के लोगों को वहां पर जाना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी प्रदर्शनकारियों में। कहीं न कहीं एक संवादहीनता की स्थिति, और इसकी वजह से इस तरह की सिचुएशंस पुलिस के सामने आती है। फिर पुलिस क्या करे? फिर तो सब पुलिस पर हावी हो जाते हैं। राहुल लाल साहब, कैसे देखा जाए, ये राजनीति हो रही है या आज जो पुलिस वालों के परिवार वाले आए उनकी बात पर भी डिस्कशन होना चाहिए? वो कह रहे हैं कि संसद में हमारी बात को भी रखा जाना चाहिए, हमारे ऊपर भी डिस्कशन होना चाहिए, हमारे लिए भी कुछ बातचीत होनी चाहिए। सिर्फ एक पक्ष एक बात कर रहा है कि बच्चों पर लाठीचार्ज किया गया, बच्चों पर पैलेट गन चलाई गई, इस तरह के आरोप। नहीं हेमंत जी, देखिए बात बिल्कुल सही है कि उस दिन छात्र काफी संख्या में घायल हुए, तो पुलिस वाले भी घायल हुए, और उनका भी जीवन बिल्कुल कीमती है। वो सुरक्षा में जो है कि देश की सुरक्षा के अंतर्गत उनके जीवन के ऊपर एक संकट की स्थिति आ रही है। लेकिन मैंने तो गौर किया कि भारतीय जनता पार्टी डे 1 से ही ये मामला उठा रही थी कि भाई पुलिस वाले कितने घायल हो गए, कितने घायल हो गए। लेकिन जब अभी तक संसद की कार्रवाई चली है तो वहां पे बीजेपी जितना संसद के बाहर मुखर होकर इस मामले को उठा रही है, संसद के भीतर तो इस मामले को उठाते हुए हमने नहीं देखा कि उन्होंने बहुत मुखरदम ढंग से इस मामले को उठाया हो, नंबर 1। और नंबर 2, एक चीज की देखिए, अभी यहाँ पे बड़ी लंबी चौड़ी प्रोटोकॉल की बातें हो रही हैं, कानून की बातें हो रही हैं। आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद, वो जो ढांचा था, वहां पे जब गोलियां चली थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के लिए दिया था। आज तक पॉलिटिकल गलियारे में क्या चर्चा चलती है कि मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी, और उसका खामियाजा या उसके लाभ दोनों ही जो है कि समाजवादी पार्टी लेते रही या ना लेते हुए रही। अब नए ढंग से नया तर्क गढ़ा जा रहा है कि नहीं, पुलिस तो जो है तो सीआरपीसी और संविधान के अंतर्गत अधीन है, उसके ऊपर वो कोई गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है, वो किसी राज्य सरकार के अधीन नहीं है, वो किसी डीजीपी या कोई राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं है। कानूनी तौर पर यह बात सही भी है, लेकिन क्या प्रैक्टिकल तौर पर हेमंत जी ये बात सही है? इसको प्रैक्टिकल तौर पर हम लोग मान पाएंगे? तो इसलिए जोशी जी जो बात कर रहे थे कि अगर 20 जुलाई के बाद सरकार एकदम सक्रिय हो गई, जब भीड़ वहां पे पहुंची तो वार्तालाप की प्रक्रिया शुरू हुई। अगर यह वार्तालाप की प्रक्रिया 20 जुलाई से ना शुरू करके उसके पहले ही स्टार्ट कर लिया जाता, और देखिए छात्रों और अंततः सरकार के बीच में संवाद की स्थिति बनी, लेकिन टकराहट के बाद संवाद की स्थिति बनी। तो मैं जोशी जी के इस बात से सहमत हूं कि कम से कम यह संवाद की स्थिति अगर पहले ही बना दी जाती तो स्थितियां इतनी नहीं बिगड़ती। सरकार को कम से कम दूसरे रास्ते अपनाने चाहिए। स्थिति स्पष्ट कीजिए। जो राहुल जी ने सवाल उठाए हैं, और मुझे पता था कि सवाल जरूर आने वाला है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक तरफ उत्तर प्रदेश का उन्होंने उदाहरण दिया है ना, लेकिन आपने बहुत सारे नियम भी बताए। लेकिन क्या प्रैक्टिकल में ऐसा होता है कि बिना सरकार के डायरेक्शंस के पुलिस काम करे? देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल इन्होंने उठाया है, लेकिन मैं सर से एक बात बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ। ये पुलिस ऑफिसर भी हमारे यहाँ पे जोशी जी भी मौजूद हैं कि जब भीड़ तंत्र होता है
और स्पॉट पे जो भी आदमी वहाँ ऑफिसर है और वो अनलॉफुल असेंबली अगर वायलेंट होती है तो क्या ये वो आदमी पूछेगा होम मिनिस्ट्री से कि मैं एक्शन लूँ? नहीं। क्या ऐसा प्रैक्टिकल संभव है? अपने विवेक से निर्णय करते हैं, वो ऑफिसर्स जो अपने होता है, विवेक से, जो, क्योंकि जो उस दौरान की सिचुएशंस होती है उसके दौरान। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है जी, सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस डिसीजंस में ये कहा है कि द ऑफिसर हु प्रेजेंट इन दिस स्पॉट, जो मौके पर मौजूद है, वो जानता है कि क्या ये भीड़ वायलेंट करने वाली है या वायलेंस कर रही है, जिससे कि प्रिवेंशन ऑफ ब्रीच हो सकती है। क्योंकि रॉइट में जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है वो ये नहीं कि पुलिस वाले अपनी जान की रक्षा करते हैं, उनको दूसरे की अच्छा, लाइफ मैं और एक प्रॉपर्टी कानून की भी आपसे रक्षा थोड़ा सा करनी और है। जानना चाह रहा हूं। हमारे दर्शकों की रियासत दिल्ली पुलिस में आप तो रहे, ये सीजेपी की तरफ से कहा गया कि भाई अब इस प्रदर्शन से रिलेटेड कोई कार्रवाई पुलिस नहीं करेगी, लेकिन पुलिस के सामने अराजक तत्व और पुलिस के लोग भी घायल होते हैं, तो क्या पुलिस को ये राइट है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जो अराजक तत्व थे, जिन्होंने हिंसा फैलाई, उनको आइडेंटिफाई करके? देखिए, मैं आपको बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि क्रिमिनल लॉ अपने आप में स्पष्ट है। कोई आदमी वंस एन एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड, उसको बिना कोर्ट की परमिशन के विड्रॉ नहीं कर सकता और उन क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन होगा अगर कोई भी क्रिमिनल है, क्योंकि एवरी एक्शन ऑफ द पुलिस, एवरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पुलिस पुलिस। के भी तो इन्फॉर्मर वगैरह होते हैं, तो क्या पुलिस विफल रही इस मामले में जानने में कि ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है, इसमें अराजक तत्व घुस गए या किसी ने घुसा दिया? मैं आपको एक बड़ा एक सवाल कहना चाहता हूं जी, कि मैं भी मौके पर कई बार वहां विजिट करके आया हूं, क्योंकि मैंने नई दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट के इलाके में 10 साल नौकरी की है, समझे ना। ये 100% कुछ हद तक उनका फेलियर था पुलिस का इंटेलिजेंस में, लेकिन जहां पर बच्चे जिनका कोई लीडर नहीं था, जो डिफरेंट जगह से आ रहे थे, क्योंकि जितने और प्रोटेस्टर पार्टियां करती हैं वो एक कैडर के कंट्रोल में करती है, वहां कोई कैडर कंट्रोल नहीं था। जी, लेकिन राहुल लाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। राहुल जी, देखिए हेमंत जी, मैं एक चीज कह रहा हूँ, त्यागी जी जो तमाम नियम बता रहे हैं मैं बिल्कुल सही वो कह रहे हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर पैलेट गन पुलिस ने चलाया तो शुरुआत में दिल्ली पुलिस क्यों छुपा रही थी? जब तक कि डॉक्टरों के रिपोर्ट में पैलेट गन की पुष्टि नहीं हुई, डॉक्टरों की पर्ची में पुष्टि हुई, फिर तो हम लोग को जेडी में एंट्री हुई, वो तमाम तरह की चीजें बाद में आई, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि शुरुआती तौर पर बड़े डंके की चोट पे कहा गया कि पैलेट गन का प्रयोग नहीं हुआ। ये लगातार पहले कह देते थे कि हमारे को ऐसी सिचुएशंस में ये चलाना पड़ा। जी हाँ, केजी साहब, मैं आप ही से बोल रहा हूँ जल्दी से। देखिए, मैं आपको एक जवाब देना चाहता हूँ। मैं पर्सनल एक एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि 1991 में दिल्ली के अंदर एक जलूस सीलमपुर से निकला, जिसमें मुस्लिम्स और सिखों का जलूस था, और उस जलूस में ये नारे लगे कि मुस्लिम सिख भाई भाई, हिंदू कौम कहाँ से आई। वो प्रोसेशन सदर बाजार में गया और सदर बाजार में जाके शाम को ईदगाह के अंदर वो वायलेंट हो गया। वहाँ कम से कम फायरिंग हुई, 7-8 आदमी मारे गए। उसमें एसएसबी फोर्स भी आई हुई थी महाराष्ट्र की। तो क्या होता है, जब डिफरेंट फोर्सेज होती है तो बहुत सी फोर्सेज अपनी तरफ से कोई अगर एक्शन ले लेती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लंबा चौड़ा बोला सर इस पर कल। हाँ, मैं कहना चाह रहा हूं उसको जी, कि जब एक्शन लेती है तो जब वो वापस अपने जगह जाती है तो वो काउंट करती है, उनको प्रोसीजर नहीं पता, जो खास तौर से। अभी तो आप एसओपी की बात कर रहे थे कि पूरी एसओपी होती है, उसको पालन करना होता है। ये लोकल पुलिस का काम है, लेकिन जो लोग अर्धसैनिक बल होते हैं, ठीक है, उनको इस कानून के बारे में जोशी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? योगेंद्र जोशी जी, अर्धसैनिक बलों के पास इतनी जानकारी नहीं होती है, वो सीधे चले जाते हैं। मैंने सारी बातें सुनी है जी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, लेकिन ये जो सब चीजें हो रही हैं इनमें 2-3 तरह से होती हैं। एक तो वो मॉब होता है जो कई दिनों से इकट्ठा है एक जगह पे, और एक चलते हुए मॉब हो जाता है जो कहीं भी जाकर के दंगा फसाद करने लग जाता है। ये मॉब ऐसा थोड़ी था, ये तो धीरे धीरे एकत्र हुए हैं। इनकी जानकारी वहां की लोकल पुलिस को होनी चाहिए। दूसरा ये है कि आप बताइए कि वो पत्थर कहां से आए, वहां से वहां पत्थर कहां से आए। मैं देखता हूँ हर जगह
लगी है, पत्थर चल गए साहब। अरे भाई, तो पुलिस है, वहां की डीएमसी है, वो क्या करती है? जहां पर अगर प्रदर्शनकारी इकट्ठे हैं, नहीं, ये तो वहां त्यागी से साहब भी पत्थरों मान को रहे हैं कि क्यों कहीं नहीं ना कहीं हटाया एक जाता? फेल्योर पुलिस का, हाँ, इन सिस्टम टुकड़ों का को क्यों है नहीं तो हटाया सही जाता वहां से? जी, इंटेलिजेंस का जी मैं क्लैरिफाई कर दूं आपको सर कि जी। ये ऐसा नहीं था कि वो एक ही जगह जंतर मंतर पे इकट्ठे थे। वो आपको नई दिल्ली की लोकेशंस का अगर देखेंगे तो इससे डिफरेंट फिरोजशाह रोड, फलानी वहाँ नई दिल्ली वाला रोड, जी, राहुल जी को जोड़ रहे हैं कई इसमें, राहुल जी। रोडों को से लोग निकले हैं और जो पार्लियामेंट में पहुंचे हैं वो लोग नहीं हैं जो जंतर मंतर पे थे। ये जी। वो लोग हैं जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से और बंगाली मार्केट होते हुए और डायरेक्ट उधर को घुस गए। इसलिए ये बाहर से आप different कह रहे हैं, बाहर से अराजक भीड़ आ गई, हाँ, अनियंत्रित अराजक हो गई भीड़ आ है ना, गई। अराजक भीड़ आ गई आ बाहर गई से। और जंतर मंतर वाले बच्चे नहीं हेमंत थे वो। जी, हेमंत जी ये भी देखिए, जो आपने एक पूरा अलग का पूरा एंगल बताया है। हाँ, हेमंत जी देखिए, 20 जुलाई को संसद मार्च होनी थी, ये तो बिल्कुल लगातार घोषणा की जा रही थी, जंतर मंतर के मंच से घोषणा हो रही थी। और अगर 20 जुलाई को अलग अलग दूसरे रास्तों से अगर प्रदर्शनकारी संसद भवन के पास तक पहुंच गए तो देखिए, नंबर 1 ये फेलियर तो है ही, और उसमें भी अगर असामाजिक तत्व पहुंचने में सफल हो गए ठीक है, कि कोई इसका आनंद जवाब यहाँ देंगे रेलवे शैलेंद्र स्टेशन जी, पर और दूसरा एक सवाल और मैं जोड़ जी, लेता हूँ इसी में। जी देखिए, जो जोशी जी उठा रहे थे सवाल कि अलग अलग जगहों पे पत्थर, देखिए एक जगह के बारे में तो अभिजीत दीपके ने खुद ही जो है कि वो वीडियो बना दिया था पहले ही कि ये देखिए यहाँ पे एक गाड़ी है, यहाँ पे तैनात जो है, और इस गाड़ी में पत्थर भरे हुए हैं, वो देखिए, ट्रक कहाँ से और आया? वो उसको लेके और I would clarify उसको लेके जी नहीं, उसको लेकर स्पष्टीकरण आया वो कि वो दिल्ली पुलिस ने पहले उस गाड़ी को जो है कि उनके कस्टडी में था, और फिर उसके बाद उस गाड़ी की गतिविधियां जो है अलग अलग जगहों पे वो दिखी वो गाड़ी, और उसको लेके दिल्ली पुलिस के 3 अलग अलग दावे भी आ गए उसमें। कोई कह रहा था कोई कुछ, तो देखिए उसमें एक तरह का स्पष्टीकरण भी नहीं था हेमंत जी। जी, लेकिन शैलेंद्र गुर्जर साहब, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कही उन्होंने। एक तो कि राजनीति का ये डबल चेहरा क्यों है? जब उत्तर प्रदेश में फायरिंग होती है तब कह देते हैं मुलायम सिंह यादव ने चलवाई, यहां पर फायरिंग अगर यहां पर पैलेट गन चलाई गई तो उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं फिर? हेमंत जी, आप देखिए कि जब भी कोई प्रदर्शन होता है और जब छात्र नेता या छात्र जो इकट्ठे हुए थे वो प्रदर्शन आंदोलन कर रहे थे, तो कभी भी जब तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था तब तक पुलिस ने ना तो इंटरफेयर किया, ना ही छात्रों ने पुलिस में इंटरफेयर किया। और जब 20 वाले दिन की जो घटना आप बता रहे हो, जो उन्होंने कहा कि हम मार्च करेंगे, उसी रात आप देखिए किस तरह से असामाजिक तरफ, उपद्रवी तरफ और जो अदर दल के लोग थे उसमें इकट्ठे हुए और किस तरह से ये वायलेंट होता चला गया। आप देखिए का ये फेल्योर है सिस्टम का कि पता नहीं लगा पाए। अभी त्यागी साहब कह रहे हैं कि वो दूसरे रास्तों से घुसे, ये तो चाहती तो पुलिस रोक सकती थी ना। नहीं, देखिए निश्चित नहीं, बिल्कुल देखिए चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगी हुई थी और कहीं ना कहीं इस मामले में मैं भी मानता हूं कि कहीं ना कहीं कोई चूक हो गई है। लेकिन आप देखिए, जब पहला बैरिकेडिंग तोड़ा जाता है तब पुलिस उनको सिर्फ चेतावनी देती है, जब दूसरा तोड़ा जाता है तब उसके बाद आप देखिए पुलिस आगे कार्रवाई करती है, चेतावनी देती है। और जो संसद है उस पर हमला करना एक देशद्रोह माना जाता है, एक देश पर हमला माना जाता है। आप देखिए, अब जब आप उस बैरिकेडिंग को तोड़कर जाएंगे और किस तरह से जब भीड़ चली करने के लिए थोड़ी ना नहीं, मैं एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। तो जब आप देखा कि किस तरह से जब उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़कर संसद के गेट तक पहुंचने की कोशिश की, तब पुलिस ने एक्शन लिया। और पुलिस ने एक्शन लिया, आप देखिए यूपीए की सरकार थी जब 2006 में एम्स के डॉक्टर और डॉक्टर्स और छात्र आंदोलन कर रहे थे, मेडिकल छात्र, तब भी आप देखिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े थे। जिस तरह से आपने देखा भ्रष्टाचार के खिलाफ 2011 में जब आंदोलन हुआ उस समय भी किस तरह से रामलीला मैदान में किस तरह से आंसू गैस के छोड़े वो मुलायम सिंह यादव के आदेश नहीं थे, पुलिस ने एक्शन लिया ना। नहीं, देखिए आप देखिए, जब भी आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया कि लॉ क्या कहता है, कोई भी माननीय मंत्री या गृह मंत्री या मुख्यमंत्री तो आदेश नहीं देता है। वहां सिचुएशन जो होती है वो जिला मजिस्ट्रेट और लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स डिप्लॉय होते हैं, उनको लेनी होती है। सिचुएशन को देखते हुए, और जब सिचुएशन को देखते हुए वहां जिला मजिस्ट्रेट ने अगर आदेश दिया कि जब भीड़ संसद भवन के गेट तक आ गई तो निश्चित तौर पर जो नियम बने हुए हैं, तो ये कौन लोग थे जो गुस्से, जो उपद्रव फैलाना चाहते थे? और आपने देखा किस तरह से वीडियो अभी बिल्कुल आप देखिए, साहब ने कहा कि ये कांग्रेस के लोग थे, ये कांग्रेसियों ने घुसाए थे, ये आम आदमी पार्टी के लोग थे, चिन्हित भी कर लिया गया है। मैंने
आपको बताया ना, इसको दिल्ली पुलिस ने चिन्हित भी कर लिया है 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज में। लेकिन दिल्ली पुलिस की बात क्यों नहीं उठा रहे हैं? वीडियो बनाए, अभी राहुल जी 1000 से अधिक असामाजिक तत्व हैं, अपराधी हैं, जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जो हिस्ट्री शीटर हैं। आप देखिए तो माहौल छात्र कभी नहीं बिगाड़ता। आप देखिए जो भी शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था, जो मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्र हैं, जो आगे डॉक्टर बनने वाले थे, वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। छात्र कभी भी आंदोलन उग्र नहीं होने देते। जल्दी से बोलिए। हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ साहब तो पहले ही कह चुके हैं। अरे ये दिखा नहीं आपने? आपराधिक रिकॉर्ड, हिस्ट्री शीटर, असामाजिक तत्व, बिल्कुल नहीं। उन लोगों के लिए कहा गया था जो आपराधिक तत्व है, जो उपद्रव फैला रहे, असामाजिक तत्व है, उनके लिए कहा गया। आप बताइए ना, 2011 में आंदोलन के समय क्या आपने लाठीचार्ज नहीं किया? जब आपने आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े, जब निर्भया कांड हुआ, तब क्या तब दिल्ली पुलिस ने क्या आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े? तब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्या लाठीचार्ज नहीं हुआ? तो यूपीए की सरकार में अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होने के लिए ये कार्रवाइयां होती है, तब तो जायज है। और आप संसद भवन पर हमला करते हो, जो देश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है पूरे विश्व में, लेकिन पुलिस पर हमला करना, पुलिस के ऊपर अटैक करना, ये तो जायज नहीं है। उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो फिर विपक्ष क्यों कह रहा है? कभी भी माननीय गृह मंत्री कभी भी आदेश नहीं देते हैं। राजकुमार जिला मजिस्ट्रेट और जो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स होते हैं, अगर जो अराजक तत्व हैं, जिन्होंने अराजकता फैलाई, तोड़फोड़ की, पुलिस पर हमला किया, उनके खिलाफ अगर दिल्ली पुलिस एक्शन ले रही है, तो आपको क्या तकलीफ है? क्यों दिक्कत है? तकलीफ कोई नहीं है हेमंत जी। अराजक तत्व है कौन? कहां? अरे गाड़ियां तोड़ी, उनको चिन्हित कर लिया गया। देखा नहीं किस तरह से गाड़ियां तोड़ी गई, किस तरह से बैरिकेडिंग तोड़ी, पथराव किए गए। पुलिस के कर्मी अधिकारी घायल हुए, उनकी बेटियां, परिवार वालों के बयान आ रहे हैं कि किस तरह से उनके पिताओं पर हमला हुआ है, भाइयों पर हमला हुआ है, उनके पति पर हमला हुआ है। रियलिटी के अंदर आप जी मान्यवर, मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं जी। मैं वहाँ स्पॉट को देखा है, और देखिए ये दिस इज एन ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी डिस्टेबलाइज द अवर कम्युनिटी। जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप थोड़ा मैं डायरेक्टली कमेंट नहीं करूँगा उस पर, लेकिन एक एग्जांपल देना चाहता हूँ संक्षेप में सर, कि अगर आप प्री पार्टीशन पीरियड में जाएंगे तो एक दलित नेता बहुत बड़े, जिनका नाम मंडल था, शायद आप जानते होंगे, उन्होंने पाकिस्तान में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया और दलितों के साथ वो पाकिस्तान में शिफ्ट कर गए, और 6 साल के अंदर आधे दलितों को वहां मार दिया गया और वो खुद बेइज्जत होकर वापस आए। लेकिन जो आज जो पुलिस परिवारों के बच्चे कह रहे हैं, उनकी बात भी तो जायज है ना। तो पुलिस भी हमारे समाज से निकल कर आती है। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन आप लोग टाइम दो। ठीक है, देखिए मुकदमा दर्ज होने के बाद एकदम फाइनल नहीं हो जाता। राव जी जल्दी से समय इन्वेस्टिगेशन होगा और इन्वेस्टिगेशन में कोई नहीं बचेगा। ठीक है कि सत्तारूढ़ पार्टी को चाहिए कि संसद के मानसून सत्र में, चूंकि उनके परिजन लगातार मांग कर रहे हैं कि छात्रों की बात तो हो रही है सदन कह रहे हैं ना, त्यागी साहब कह रहे हैं जांच का थोड़ा तो वक्त चाहिए। जांच तो अलग बात है ना। मैं कह रहा हूं उनके परिजन अगर ये चीज चाहते हैं कि इस मामले के भीतर भी सदन में जो है ये मामला भी उठे और ये मामला कम से कम सीधे सरकार को। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कुल मिलाकर के उन बच्चों का दर्द है जो पुलिस के परिवारों से आते हैं, और हर प्रोटेक्शन जिस तरीके की बात हो रही है, और जब भी इस तरह के प्रदर्शन होते हैं तो पुलिस वालों पर एक साजिश के तौर पर कौन लोग अगर अराजक तत्व भीड़ में घुसते हैं, वो भी जिम्मेदारी पुलिस की तय होती है। लेकिन उन पुलिस वालों के दर्द का क्या, उनकी बात क्यों नहीं हो रही है, इसे लेकर के पुलिस के परिवारों के लोग चाहते हैं कि उनकी भी बात हो रही है।